स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। पिछली वीडियो में वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू किया था। आज हम आगे उसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं। इसमें ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह के 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा GDS टू MTS बुक, GDS टू पोस्टमैन बुक और PASC के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको अगर बुक्स चाहिए तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। और अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 130 क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, डिलीवरी बीट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाई होम। डिलीवरी बीट लिस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अगर आप इनको अच्छे से करेंगे एग्ज़ाम में आपको यहीं से सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो हमने इन वीडियोस में कवर किए हुए हैं। तो आप इनको अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है हमारे पास की जो डिलीवरी बीट लिस्ट होती है किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसे पोस्ट मास्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द यूज ऑफ डिलीवरी टिकट, डिलीवरी टिकट जो होती है उसका क्या उपयोग होता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। टू टेक फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन अ लॉक्ड बैग, एक बंद बैग में पूरी तरह से प्रीपेड अपंजीकृत लेखों का वितरण लेने के लिए डिलीवरी टिकट का यूज़ किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपकी विंडो डिलीवरी टिकट होती है या विंडो टिकट उसे कहते हैं। वो किसके लिए होती है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसेस सर्वेंट और रिप्रेजेंटेटिव। तो जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस धारी होता है उसके सर्वेंट या रिप्रेजेंटेटिव की पहचान के लिए विंडो डिलीवरी टिकट या विंडो टिकट होती है। अगर सिंपल पूछा जाए डिलीवरी टिकट तो डिलीवरी टिकट किसके लिए होती है? बंद बैग में पूरी तरह से प्रीपेड अपंजीकृत लेखों का वितरण लेने के लिए डिलीवरी टिकट का यूज किया जाता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इशूड शुड बी एंटर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जारी किए गए विंडो डिलीवरी टिकट के विवरण निम्नलिखित में से किसमें दर्ज किए जाने चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। इन द रजिस्टर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट्स, विंडो डिलीवरी टिकट के रजिस्टर में जितने भी विंडो डिलीवरी टिकट जारी किए जाते हैं उनके पर्टिकुलर्स नोट किए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब जो विंडो डिलीवरी टिकट होती है कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है? ध्यान रखना, M24 के ऊपर इसे बनाया जाता है। और जो विंडो डिलीवरी टिकट्स के पर्टिकुलर्स को नोट करने का रजिस्टर होता है वो M23 फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बट इज द फॉर्म नंबर फॉर अ रजिस्टर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट्स, विंडो डिलीवरी टिकट के लिए रजिस्टर का जो फॉर्म नंबर है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। जब भी ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाए रजिस्टर के बारे में कि जो विंडो डिलीवरी टिकट्स के पर्टिकुलर्स को नोट करने के लिए रजिस्टर होता है उसका फॉर्म नंबर क्या होगा? M23 आ जाएगा। जब सिंपल पूछा जाएगा विंडो डिलीवरी टिकट का फॉर्म नंबर क्या होता है तो M24 आ जाएगा। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किस प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? तो MS32 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन इज मेंटेन्ड बाई हूम, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा बाई डिपॉजिट असिस्टेंट, डिपॉजिट असिस्टेंट के द्वारा इसका रख रखाव किया
जाता है। अब देखिए जितने भी ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे क्या होता है इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोसीजर नहीं होता है, वहाँ पे जो भी लोगों की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन का रख रखाव किया जाता है, जो कि M32 के ऊपर बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक किसके द्वारा रखी जाती है, जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट असिस्टेंट होता है उसके द्वारा। डिपॉजिट असिस्टेंट का अर्थ ये नहीं होगा कि सेविंग में वो डिपॉजिट कर रहा है, जमा सहायक यानी कि जो क्या करता है आर्टिकल्स को डिपॉजिट में रखता है, उसके पास प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक को रखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अनडिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम। अवितरित पावती कार्डों को कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अब जितने भी अनडिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड होते हैं उनको 4 महीने के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Undelivered packets containing a registered newspapers should return to sender after how much time? पंजीकृत समाचार पत्रों वाले अवितरित पैकेट कितने समय के बाद प्रेषक को वापस कर दिए जाने चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास दिया जाएगा 7 दिनों के बाद ये प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के अनडिलीवर्ड पैकेट होते हैं 7 दिनों की अवधि के बाद प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं। But is the validity of the instructions for authorizing the post office to pay money orders to person other than payee? प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति को मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए डाकघर को अधिकृत करने वाले निर्देशों की वैधता क्या होगी। तो एक तो हमने किया कि जो एड्रेस चेंज के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अभी कोई व्यक्ति है अपना एड्रेस चेंज करता है, उस स्थिति में वो अपनी डाक वस्तुओं के वितरण या उनकी रिडायरेक्शन के बारे में जो निर्देश देता है, अगर तो टेम्परेरी है तो 3 महीने तक वैलिड रहेंगे, अगर परमानेंट इंस्ट्रक्शन है तो वो क्या रहती हैं 3 साल तक वैलिड रहती हैं। उसी तरह से एक और इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस को अधिकृत करता हूँ कि मेरे लिए अगर कोई मनी ऑर्डर आएगा या कोई आर्टिकल आएगा, मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आपने उसका वितरण करना है और मैं बताऊंगा वो कौन सा व्यक्ति है। तो इस तरह के जो निर्देश दिए जाते हैं वो 3 साल तक वैलिड रहते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। बट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप, निर्देश पर्ची जो होती है उसका क्या अर्थ होता है। करेक्ट आंसर आपके पास ए होगा, अ डॉक्यूमेंट इन विच लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कनेक्शन विद द डिलीवरी और रिडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स बाय पब्लिक आर कम्युनिकेटेड टू DOP, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें क्या होता है जनता द्वारा डाक वस्तुओं की डिलीवरी या पुनर्निर्देशन के संबंध में जो निर्देश होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिए जाते हैं। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन स्लिप क्या हो जाएगी, एक डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जनता के सदस्य पब्लिक क्या करती है, अपने डाक वस्तुओं के वितरण या रिडायरेक्शन के संबंध में पोस्ट ऑफिस को निर्देश देती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Unclaimed articles of letter mail with the remark not known and left are returned to sender after how many days? पत्र मेल के लावारिस लेख जिनके ऊपर क्या रिमार्क है, नोट नोन या लेफ्ट, टिप्पणी के साथ प्रेषक को कितने दिनों के बाद वापस कर दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 7 दिनों के बाद इन्हें प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। In case of refused or unclaimed value payable articles, the VPMO form should be, अस्वीकृत या दावा ना किए गए मूल्य दे लेखों के मामले में जो VPMO फॉर्म होता है उसको क्या किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर, ठीक है, वैल्यू पेबल आर्टिकल है उसके साथ जो वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर उस आर्टिकल को लेने से इनकार कर दिया जाता है या फिर वो अनक्लेम्ड है तो क्या किया जाएगा, उस VPMO फॉर्म का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अ पोर्शन ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म डिस्ट्रॉयड एंड लो पोर्शन विद द सेंडर्स सर्टिफिकेट टू बी फाइल्ड, किसके साथ फाइल किया जाता है, अलोंग विद द VP आर्टिकल रिसिप्ट इन द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ पे
जो भी आपके वैल्यू पेबल आर्टिकल होते हैं जो अनक्लेम होंगे या जिनको लेने से इनकार कर दिया जाएगा, उनके साथ जो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म होता है उसके साथ क्या किया जाता है, सबसे पहले इसका जो ऊपरी भाग है उसको नष्ट कर दिया जाता है, अपर पोर्शन ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो ऊपरी भाग होगा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और जो लोअर पोर्शन होता है उसको सेंडर सर्टिफिकेट के साथ फाइल किया जाता है। कैसे फाइल किया जाता है? अलोंग विद दी वीपी आर्टिकल रिसिप्ट इन द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। तो गंतव्य डाकघर में वीपी आर्टिकल की जो रसीद होती है उस रसीद के साथ वीपीएमओ का जो लोअर पोर्शन होता है उसको क्या किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नो फीस विल बी चार्ज्ड फॉर द रिडायरेक्शन ऑफ द पार्सल इफ, पार्सल के पुनर्निर्देशन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा यदि क्या कोई भी पार्सल है अगर उसकी हम रिडायरेक्शन करते हैं तो हमें पता है उसके रिडायरेक्शन चार्जेस लगते हैं, लेकिन किन मामलों में रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे? इफ़ द रिवाइज्ड एड्रेस ऑफ एड्रेसी इज विद इन दी सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, यदि प्राप्तकर्ता का संशोधित पता उसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के भीतर है। ठीक है, तो किसी भी पार्सल की अगर रिडायरेक्शन करते हैं तो जो प्राप्तकर्ता का नया पता है वो सेम पोस्ट ऑफिस यानी कि जहाँ से रिडायरेक्शन की जा रही है नए पते के लिए वो नया पता भी उसी पोस्ट ऑफिस के अंडर आता है। ऐसी स्थिति में पार्सल के लिए रिडायरेक्शन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इफ द रिवाइज्ड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी इज विद इन द सेम पोस्ट टाउन, यदि प्राप्तकर्ता का जो संशोधित पता है सेम पोस्ट टाउन के अंडर आता है, यानी कि पहले वाला पता जहाँ पे पहले वितरण होना था और जो नया पता है जहाँ पे अब वितरण होना है, दोनों ही एड्रेस सेम पोस्ट टाउन में आते हैं, तो इस तरह के पार्सल के ऊपर भी रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। If the parcel is returned to sender and if the sender resides in a different address within the delivery area of office or within the same post town, ठीक है, यदि पार्सल प्रेषक को लौटा दिया जाता है और यदि जो है प्रेषक कार्यालय के वितरण क्षेत्र के भीतर या उसी पोस्ट टाउन के भीतर एक अलग पते पर रहता है, ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है वो सेम है या पोस्ट टाउन सेम है, सिर्फ एड्रेस अलग है। ठीक है, पोस्ट टाउन या पोस्ट ऑफिस सेम है लेकिन एड्रेस हो सकता है उसका विलेज अलग हो, इस तरह से उसका एड्रेस अलग है, लेकिन पोस्ट टाउन या पोस्ट ऑफिस सेम है, सेम ही वितरण क्षेत्र में वो आता है। तो ऐसी स्थिति में भी जब पार्सल की रिडायरेक्शन की जाएगी उसके लिए आपको रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं देने होंगे। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। द अमाउंट एंटर्ड फॉर रेमिटेंस टू सेंडर ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल, मूल्य दे लेख के प्रेषक को प्रेषण के लिए दर्ज की गई राशि। तो जब भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल भेजा जाता है तो उस आर्टिकल के ऊपर एक राशि निर्दिष्ट की जाती है और वो निर्दिष्ट की हुई राशि प्रेषक को भेजी जाती है प्राप्तकर्ता से वसूली की जाने के बाद। अब इस राशि को क्या किया जाता है, प्रेषक के अनुरोध पर कैन बी अल्टर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंडर, प्रेषक के अनुरोध पर इसे मुफ्त में बदला जा सकता है, बिना किसी फीस के चेंज किया जा सकता है। Who initials the postman's book in a token of a receipt of RL acknowledgement, RL क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड लेटर एक्नोलेजमेंट्स। तो पंजीकृत लेखों के संबंध में जो पावतियां होती हैं उनकी प्राप्ति के प्रतीक के रूप में पोस्टमैन की पुस्तक पर इनिशियल से अध्याक्षर कौन करता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन पीए करेगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा जब पोस्टमैन जो है वितरण का काम करने के बाद वापस पोस्ट ऑफिस में लौट कर आता है, अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है या रजिस्टर्ड आर्टिकल से संबंधित पावतियां हैं या रसीदें जो हैं, ये सारी चीज़ें वो किसको लौटाएगा, रजिस्ट्रेशन पीए को लौटाएगा। मनी ऑर्डर से संबंधित में मनी ऑर्डर जो है आपने पेड कर दिए हैं उनके संबंध में जो एक्नोलेजमेंट होंगी, या अगर वो अनपेड रह गए हैं कोई मनी ऑर्डर तो वो किसको लौटाएगा, मनी ऑर्डर असिस्टेंट को लौटाएगा। इस तरह से वो क्या रहता है, संबंधित जो भी सहायक होता है उसको लौटाई जाती हैं। तो रजिस्टर्ड लेटर से संबंधित जो पावतियां होती हैं, एक्नोलेजमेंट्स होती हैं, वो रजिस्ट्रेशन पीए या पंजीकरण सहायक को लौटाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The value payable article can be kept in deposit for how many days from the date of intimation?
मूल्यदेय वस्तु सूचना की तिथि से कितने दिनों तक जमा में रखी जा सकती है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा 7 दिनों तक इसे रखा जा सकता है। अब जब भी वैल्यूएबल आर्टिकल आता है तो कुछ मामलों में क्या होता है, उसको पोस्टमैन के पास नहीं दिया जाता कि पोस्टमैन उसका वितरण करे। ये हो सकता है उसकी जो लिमिट है, क्या पोस्टमैन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा के लिए जब भी कोई वैल्यूएबल आर्टिकल आएगा तो पोस्ट ऑफिस में उसका वितरण होगा। उस आर्टिकल के लिए क्या होता है, एक इंटीमेशन भेजी जाती है प्राप्तकर्ता को पोस्टमैन के माध्यम से। वो इंटीमेशन भेजने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अगर आर्टिकल का वितरण नहीं लिया जाता तो 8वें दिन उसे प्रेषक को वापस लौटा दिया जाता है। तो ध्यान रखना, इंटीमेशन की तारीख से 7 दिनों तक के लिए वैल्यूएबल आर्टिकल को डिपॉजिट में रखा जा सकता है। An unclaimed valuable article should be returned to sender after how many days? लावारिस मूल्यदेय लेख कितने दिनों के बाद प्रेषक को वापस किया जाएगा? 7 दिनों के बाद प्रेषक को वापस किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When a valuable article received for delivery without VPMO form, जब वैल्यूएबल मनी ऑर्डर फॉर्म के बिना डिलीवरी के लिए मूल्यदेय लेख वस्तु प्राप्त होती है तो क्या किया जाएगा? अब जब भी वैल्यूएबल आर्टिकल आपको मिलता है तो उसके साथ क्या होगा, वैल्यूएबल मनी ऑर्डर फॉर्म होता है। क्या वो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर फॉर्म क्यों होता है? क्योंकि आपने प्राप्तकर्ता से जो राशि एकत्र करनी है वो प्रेषक को भेजी जाएगी, तो प्रेषक को भेजने के लिए वो वीपीएमओ का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अब आर्टिकल तो आपको मिला लेकिन उसके साथ आपको वैल्यूएबल मनी ऑर्डर फॉर्म नहीं मिला, तो क्या किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द मनी ऑर्डर फॉर्म विल बी फिल्ड इन विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज अवेलेबल ऑन द आर्टिकल एंड इट विल बी सेंट आउट फॉर डिलीवरी। तो मनी ऑर्डर क्या किया जाएगा, जो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर होगा उसके ऊपर क्या किया जाएगा, प्रविष्टियाँ की जाएंगी, एंट्रीज की जाएंगी। कैसे की जाएंगी? अब आर्टिकल के ऊपर जो प्रविष्टियाँ होंगी उसके अनुसार वैल्यूएबल मनी ऑर्डर फॉर्म के ऊपर प्रविष्टियाँ की जाती हैं, फिर इसे वितरण के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि जो वैल्यूएबल आर्टिकल होता है उसके ऊपर भी सेंडर का नाम होता है, एड्रेसी का नाम होता है, जो राशि निर्दिष्ट की है सेंडर ने कि मुझे ये राशि प्राप्तकर्ता से एकत्र करके भेजी जाए, तो वो राशि भी उस वैल्यूएबल आर्टिकल के ऊपर लिखी होती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए उस वैल्यूएबल मनी ऑर्डर को तैयार किया जाता है, फिर उस वैल्यूएबल मनी ऑर्डर के साथ इस आर्टिकल को वितरण के लिए भेजा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। For which of the following articles which are addressed to deceased, the applicant should apply to the head of the circle for their delivery? निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के लिए जो किसी मृतक को संबोधित हैं, आवेदक को उनकी डिलीवरी के लिए सर्किल प्रमुख को आवेदन करना चाहिए? तो हम ये पहले भी कर चुके हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा आर्टिकल है जो किसी मृत व्यक्ति को भेजा गया है, तो वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल करता है उस डाक वस्तु के वितरण के लिए। लेकिन वहाँ पे वो क्या चीज़ देखेगा कि वो आर्टिकल अनइंश्योर्ड होना चाहिए, वो बीमित ना हो, कोई भी काउंटर क्लेमेट नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो उस आर्टिकल का वितरण करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा आर्टिकल है क्या जो किसी मृत व्यक्ति को भेजा गया है, तो किन मामलों में उसके लिए आवेदन आपको हेड ऑफ सर्कल को करना पड़ेगा, पोस्ट मास्टर अपने डिस्क्रिशन का यूज़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए कोई भी बीमित डाक वस्तु है, उस डाक वस्तु का वितरण लेने के लिए जो मृतक को भेजी गई है आपको हेड ऑफ सर्कल को आवेदन करना होगा, पोस्ट मास्टर उसका वितरण आपको नहीं कर सकता। फॉर आर्टिकल्स कंटेनिंग एनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति हो, उसमें कोई भी मूल्यवान अगर चीज़ होगी, तो ऐसी वस्तु के लिए भी जो आवेदन किया जाएगा वो किसको किया जाएगा, हेड ऑफ सर्कल को किया जाएगा। फॉर आर्टिकल्स फॉर विच काउंटर क्लेमेंट इज अवेलेबल, तो ऐसे आर्टिकल जिनके लिए प्रति दावेदार है, यानी कि उस आर्टिकल को के लिए आवेदन करने वाले 2 व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर भी पोस्ट मास्टर कुछ नहीं करेगा। ऐसी डाक वस्तुओं के लिए आपको जो आवेदन करना है वो हेड ऑफ सर्कल को करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इफ अ वैल्यूएबल आर्टिकल इज फाउंड इन लेटर बॉक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
यदि कोई मूल्यदेय वस्तु आपको लेटर बॉक्स में पोस्ट की हुई पाई जाती है तो क्या किया जाना चाहिए। जब भी वैल्यूएबल आर्टिकल आपने पोस्ट करना होता है तो डाक घर के काउंटर पर आप उसे प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अगर आप उसको पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डालेंगे तो क्या होगा। The sorting clerk should, after noting the irregularity in error book, show the article to the postmaster and make it over to registration और parcel clerk। सबसे पहले जो सॉर्टिंग क्लर्क होगा, जो छंटाई क्लर्क होगा, वो इस अनियमितता को कहाँ पे दर्ज करेगा, एरर बुक में दर्ज करेगा। एरर बुक में इसको नोट करने के बाद वो आर्टिकल पोस्ट मास्टर को दिखाएगा। पोस्ट मास्टर को दिखाए जाने के बाद वो उस आर्टिकल को क्या करेगा, पंजीकरण या पार्सल सहायक को सौंप देगा। क्यों सौंप देगा, ताकि उस आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन की जा सके। इफ़ द आर्टिकल इज़ फुली प्रीपेड विद पोस्टेज, अब जो आर्टिकल है वो भेजने के लिए जो चार्जेस उसके ऊपर लगने हैं उन चार्जेस के साथ वो प्रीपेड है, यानी कि उसके ऊपर डाक टिकट पहले से ही उतनी वैल्यू के लगाए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस एंड वीपी फीस and is accompanied by the prescribed form duly filled up, then it should be disposed of as if a VP article presented at the window। अब देखिए जो उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस लगने हैं, पंजीकरण शुल्क लगना है या वीपी फीस लगनी है, इन सभी शुल्कों के साथ वो पहले से ही प्रीपेड है और जो निर्धारित फॉर्म उसके साथ लगा होना चाहिए वो भी साथ में लगा हुआ है। तो इस तरह के आर्टिकल का निपटान आपने उस तरह से करना है जैसे कि वीपी आर्टिकल पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्रस्तुत किया गया हो। Receipt for the sender will be handed over to sorting clerk and pasted in the error book। अब जो आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस में तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसका सेंडर वहाँ पे नहीं होगा, तो आपने उस आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन कर देनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो वीपी आर्टिकल के लिए रसीद सेंडर को दी जानी थी वो रसीद किसको दी जाएगी, सॉर्टिंग क्लर्क को दी जाएगी। अब सॉर्टिंग क्लर्क ने शुरुआत में क्या किया था, उस आर्टिकल की जो अनियमितता है उसको एरर बुक में दर्ज किया था, तो एरर बुक में ही वो उस रसीद को चिपकाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। The entries in the monthly time statement for each mail line should be filled daily by the mail clerk from the time bill and at the end of the month they should be forwarded to whom। प्रत्येक मेल लाइन के लिए मासिक समय विवरण में प्रविष्टियों को मेल क्लर्क द्वारा समय बिल से प्रतिदिन भरा जाना चाहिए और महीने के अंत में उन्हें किससे अग्रेषित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ आएगा, इन्हें सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है। अब जो मंथली टाइम स्टेटमेंट होती है M8 फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है और इसे क्या होता है, मंथली टाइम स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द टर्मिनल ऑफिसेज ऑफ द मेल लाइन्स। तो मेल लाइन्स के जो टर्मिनल ऑफिस होते हैं, अंतिम कार्यालय होते हैं, उनके द्वारा मंथली टाइम स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है जहां पे टाइम बिल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेल लाइन्स के टर्मिनल ऑफिस जहां पे टाइम बिल्स का यूज़ किया जाता है उनके द्वारा मंथली टाइम स्टेटमेंट को M8 फॉर्म के ऊपर तैयार किया जाता है। कौन इसमें एंट्रीज करता है, मेल क्लर्क के द्वारा की जाती हैं। कहाँ से की जाती हैं, टाइम बिल से की जाती हैं और महीने के एंड में इसे सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। When sorting is done at night, then stamps and seals required at night use should be entrusted to whom। जब छंटाई रात में की जाती है तो रात में उपयोग के लिए आवश्यक मोहरें और सीलें किसको सौंपी जानी चाहिए, सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी ड्यूटी पर होता है उसको सौंपी जाएंगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who is personally responsible for the safe custody of the stamps and seals entrusted to him during working hours and will be held responsible if any improper use is made of them। काम के घंटों के दौरान उन्हें सौंपी गई मोहरों और सीलों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा। यदि उनका कोई भी अनुचित उपयोग किया जाता है तो उन्हीं को इसके लिए
जिम्मेदार ठहराया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। असिस्टेंट इंचार्ज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग के जो प्रभारी सहायक होते हैं वो उनको दी गई मोहर और सीलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब काम काज के घंटों के दौरान क्या होता है, संबंधित विभागों की जो भी मोहरें और सीलें होती हैं संबंधित विभाग के इंचार्ज जो होंगे उनको दे दी जाती हैं। अब वर्किंग आवर्स के दौरान अगर उन स्टैम्प्स या सील्स का मिसयूज़ किया जाता है तो इस चीज़ के लिए उन असिस्टेंट इंचार्ज को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Whenever the charge of a department is transferred from one official to another, the stamps, seals and keys should be transferred to the relieving official under a receipt to be taken in the। जब भी किसी विभाग का प्रभार एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को हस्तांतरित किया जाता है, मोहरें, सीलें और चाबियां राहत पाने वाले अधिकारी को किसमें ली जाने वाली रसीद के तहत स्थानांतरित की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा रिलीव्ड ऑफिशियल्स रिसिप्ट बुक, कार्यमुक्त अधिकारी की रसीद बही में इसके लिए रसीद ली जाती है और इसके तहत जो भी स्टैम्प्स, सील्स या कीज होती हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं रिलीविंग ऑफिशियल को। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If a valuable article found in letter books is insufficiently paid or received without the prescribed MO51 form, then it should be। यदि लेटर बॉक्स में पाया गया मूल्य लेख अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया है या निर्धारित MO51 फॉर्म के बिना वो प्राप्त होता है तो क्या किया जाना चाहिए। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए एक वैल्यूएबल आर्टिकल है, उसको पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब लेटर बॉक्स में डाल दिया तो जब सॉर्टिंग क्लर्क उसको निकालेगा वो चेक करेगा, अगर उसके ऊपर जो वैल्यूएबल फीस लगनी है, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगने हैं, उसके लिए जो पोस्टिंग चार्जेस लगने हैं वो सभी प्रीपेड हैं डाक टिकटों के माध्यम से, और जो निर्धारित MO51 फॉर्म है वो भी साथ में संलग्न किया हुआ है, तो इस तरह के आर्टिकल को, ठीक है, एरर बुक में इसकी इरेगुलरिटी को दर्ज किया जाएगा, आर्टिकल पोस्ट मास्टर को दिखाया जाएगा। पोस्ट मास्टर को दिखाए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन या पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट को ये सौंप दिया जाता है ताकि इसकी रजिस्ट्रेशन की जा सके। तो ये तो हो गया सिंपल प्रोसीजर अगर वो प्रीपेड है, निर्धारित MO51 फॉर्म उसके साथ है। लेकिन अगर वो इनसफिशेंटली पेड है या MO51 फॉर्म के बिना प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में उसे क्या किया जाता है, विल बी रिटर्न्ड टू सेंडर, उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The balance of cash and other stamps kept in the safe at the close of each day should be mentioned in the maintained for this purpose and signed by two officials concerned। प्रत्येक दिन के अंत में तिजोरी में रखी गई नकदी और अन्य टिकटों की शेष राशि का उल्लेख इस उद्देश्य के लिए बनाए गए किसमें किया जाना चाहिए, और फिर उसके बाद संबंधित दो अधिकारियों के द्वारा उस रजिस्टर को हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। तो लास्ट में जब भी डे एंड हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तिजोरी में जो भी नकदी या अन्य डाक टिकट रखे जाते हैं उनकी शेष राशि का उल्लेख इस उद्देश्य के लिए बनाए गए किसमें किया जाता है, डेली सब्सिडायरी अकाउंट में किया जाता है, और दो संबंधित अधिकारियों के द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Every insured bag for dispatch must be closed, sealed and weighed in the presence of whom। प्रेषण के लिए प्रत्येक बीमाकृत बैग को किसकी उपस्थिति में बंद, सील और तोला जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। तो जितने भी इंश्योर्ड बैग होते हैं प्रेषित करने से पहले जब उनको बंद, सील या उनका वजन किया जाएगा तो ये सब काम पोस्ट मास्टर की प्रेजेंस में, देख रेख में किया जाएगा। आगे चलते हैं। इन पोस्ट ऑफिसेज वेयर देयर इज मोर देन वन डिलीवरी इन अ डे, all unpaid articles should be given out for how many times for delivery according to notice of hours of business।
जिन डाकघरों में एक दिन में एक से ज़्यादा वितरण होते हैं वहाँ पर जितने भी अनपेड आर्टिकल होते हैं, कारोबार के घंटों की सूचना के अनुसार उनको कितनी बार वितरण के लिए दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे कार्यालय मान लीजिए जहाँ पे दिन में एक से ज़्यादा बार वितरण का काम किया जाता है, मान लीजिए 2 बार वितरण का काम किया जाता है। अब इस वितरण के काम के दौरान ये जो अनपेड आर्टिकल होते हैं, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनके लिए पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए हुए हैं, उनको वितरण के लिए केवल एक ही बार जारी किया जाता है, एक ही बार इशू किया जाता है। हो सकता है वो पहले वितरण के दौरान किए जाएं, हो सकता है दूसरे वितरण के दौरान किए जाएं, लेकिन नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग वितरण के लिए इनको केवल एक ही बार बाहर भेजा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Delivery of registered and insured articles through an alternative system known as the delivery slip system is introduced in which offices under the orders of the divisional head. डिविजनल हेड या सुपरिटेंडेंट के आदेश के तहत किस कार्यालय में पंजीकृत और बीमाकृत वस्तुओं की डिलीवरी एक वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से की जाती है, जिसे डिलीवरी स्लिप सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इन हेड ऑफिसेज एंड सब ऑफिसेज, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब देखिए, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उनको वितरित करने का एक अल्टरनेटिव या वैकल्पिक प्रणाली होती है। अब इस वैकल्पिक प्रणाली में क्या होता है, एक ही लिस्ट में सभी आर्टिकल्स को दर्ज कर लिया जाता है, अलग अलग से उनके लिए रसीद बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम है सुपरिटेंडेंट या डिविजनल हेड के आदेशों के तहत प्रधान डाकघरों या उप डाकघरों में लागू किया जाता है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो रसीदें प्राप्तकर्ता के द्वारा साइन की जाती हैं किसी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल के लिए, उनको अलग से तैयार नहीं किया जाता है, एक ही लिस्ट बनाई जाती है, उसी लिस्ट में सभी के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Under which system the receipts to be signed by the addressee are not prepaid. किस प्रणाली के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली रसीदें तैयार नहीं की जाती हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा, डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत। तो अभी हमने किया कि अल्टरनेटिव सिस्टम होता है, किस चीज़ के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम होता है? रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल्स के वितरण के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम होता है। इसमें प्राप्तकर्ता के द्वारा जो रसीदें हस्ताक्षरित की जाती हैं वो अलग से तैयार नहीं की जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्पेशल फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल्स have each page in 4 parts having how many number of entries? पंजीकृत पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ 4 भागों में होते हैं, जिसमें प्रविष्टियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। तो जो स्पेशल फॉर्म होते हैं रजिस्टर्ड जर्नल्स के, प्रत्येक पेज 4 हिस्सों में विभाजित होता है और इसमें दर्ज करने के लिए कितनी प्रविष्टियां होती हैं? 750 प्रविष्टियां आप इसमें कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which register in the prescribed form should be filled on each day in every post office showing the transactions of SB and MO registration parcel branch according to the column? प्रत्येक डाकघर में प्रत्येक दिन निर्धारित प्रपत्र में कौन सा रजिस्टर कॉलम के अनुसार एसबी और मनी ऑर्डर पंजीकरण पार्सल शाखा के लेन देन को दर्शाते हुए भरा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्टैटिस्टिकल रजिस्टर भरा जाता है। और ये जो फॉर्म होते हैं बुक के रूप में सप्लाई किए जाते हैं और इनको भरने की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उस बुक के कवर पेज के ऊपर रहती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक डाकघर में प्रत्येक दिन निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर होता है जिसे सांख्यिकीय रजिस्टर कहा जाता है। इसमें अलग अलग कॉलम बने होते हैं, एसबी के लिए अलग, मनी ऑर्डर के लिए अलग, पंजीकरण पार्सल शाखा के लिए अलग। तो ये जो भी लेन देन करते हैं उन लेन देनों को इस रजिस्टर में भरा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज अ फॉर्म MS14A? फॉर्म नंबर MS14A क्या है? तो अभी हमने जिसकी बात की स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम, एक स्टैटिस्टिकल रजिस्टर होता है, एक स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों के फॉर्म नंबर भी अलग हैं। तो MS14A जो है वो क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम होता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
बट इज ट्रू अबाउट स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम। अब ये जो MS-14A या स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम है, इसके बारे में कौन सा सत्य है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मनी ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल असिस्टेंट इन द फॉर्म MS-14A ऑन द 1st ऑफ ईच मंथ। अब ये जो सांख्यिकीय ज्ञापन है, स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम है, मनी ऑर्डर, पंजीकरण और पार्सल सहायक द्वारा भरा जाता है। कब भरा जाता है? प्रत्येक माह की पहली तारीख को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर महीने की पहली तारीख को या पहले वर्किंग डे पे भी इस कह सकते हैं, उस दिन भरा जाता है। MS-14A फॉर्म के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। It is prepared by the money order, registration and parcel assistant in the form MS-14A on each Monday। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सा ट्रू है? तो इसकी ए ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इसे मनी ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन और पार्सल असिस्टेंट के द्वारा फॉर्म MS-14A के ऊपर प्रत्येक माह की पहली तारीख को तैयार किया जाता है। The postmaster should see that the totals of the statistical memorandum are correct and it should punctually submitted on which day to whom। पोस्ट मास्टर को ये देखना चाहिए कि सांख्यिकीय ज्ञापन का योग बिल्कुल सही होना चाहिए और इसे समय पर किस दिन किसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये अभी हमने जो स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम के बारे में किया, इस स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम में जब टोटल किया जाता है तो वो टोटल बिल्कुल सही है। इस चीज़ के बारे में कौन ध्यान रखेगा? पोस्ट मास्टर ध्यान रखता है। और इसको समय पर किसे आगे प्रस्तुत किया जाता है और कब किया जाता है? इट शुड बी सबमिटेड ऑन दी 10th ऑफ ईच मंथ टू दी हेड ऑफ सर्कल। तो जो स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम बनाया जाता है, पोस्ट मास्टर इसको टोटल करता है। टोटल करने के बाद प्रत्येक माह की 10 तारीख को हेड ऑफ सर्कल को इसे सबमिट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If an acknowledgement is brought back by the postman unsigned owing to the address's refusal to sign it, it should be forwarded in the usual course to the sender with suitable remark under whose signature। यदि किसी पावती को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण डाकिया द्वारा बिना हस्ताक्षर किए वापस लाया जाता है, तो उसे सामान्य प्रक्रिया में किसके हस्ताक्षर के उचित के तहत उचित टिप्पणी के साथ प्रेषक को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अब एक आर्टिकल है, पोस्टमैन उसका वितरण करने के लिए जाता है। अगर वो आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल है और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी है, तो क्या होगा? प्राप्तकर्ता अगर उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है, लेकिन उस आर्टिकल के लिए जो रसीद है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, पोस्टमैन उस आर्टिकल का वितरण कर देगा। अब पोस्टमैन उस आर्टिकल का वितरण करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट है उसको बिना हस्ताक्षर के वापस पोस्ट ऑफिस में लेकर आएगा। उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर उचित टिप्पणी लिखी जाएगी कि इसके ऊपर प्राप्तकर्ता ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और उस टिप्पणी को किसके सिग्नेचर के तहत भेजा जाएगा फिर सेंडर को। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। तो पोस्ट मास्टर उस टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर करता है, फिर वो हस्ताक्षर की हुई कौन अब हस्ताक्षर करेगा? पोस्ट मास्टर हस्ताक्षर करेगा। पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत फिर उस एक्नॉलेजमेंट को आगे प्रेषक को भेज दिया जाएगा। Every insured letter for dispatch will be shown to whom who should examine it to see that it has not been tampered with, that the insured letter is placed with its acknowledgement in an insured envelope। प्रेषण के लिए प्रत्येक बीमाकृत पत्र किसे दिखाया जाएगा? किसे यह देखने के लिए इसकी जांच करनी चाहिए कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो कि बीमाकृत पत्र को उसकी पावती के साथ बीमाकृत लिफाफे में रखा गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। पोस्ट मास्टर की यह जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक इंश्योर्ड लेटर जिसे डिस्पैच किया जाना है वो उसको ध्यान से चेक करे, उसकी जांच करे। फिर जांच करने के बाद वो देखेगा कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो, या फिर इसको ध्यानपूर्वक कहाँ पे रख दिया गया हो? इंश्योर्ड एनवलप में रख दिया गया हो। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The VPMO form should be folded in how many parts and fastened securely to the article। वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर जो फॉर्म होता है कितने भागों में से फोल्ड किया जाना चाहिए और लेख के साथ सुरक्षित रूप से बांध दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसको 3 भागों में फोल्ड किया जाता है और आर्टिकल के साथ बांध दिया जाता है।
The superintendent of post office may sanction the use of special forms of BP journals by firms, institutions and similar bulk mailers who post or more articles in the month. डाक घर के अधीक्षक फर्मों, संस्थानों या इसी तरह के जो बल्क मेलर होते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं, उनके द्वारा वीपी पत्रिकाओं के विशेष जर्नलों के उपयोग की मंजूरी दे सकते हैं, जो महीने में कम से कम कितने आर्टिकल या उससे ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। महीने में कम से कम 200 आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं, उनको ये फैसिलिटी सुपरिटेंडेंट के द्वारा दी जाती है। Which of the following is true about special forms of VP journals? VP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? The use of special forms of VP journals is permitted to regular bulk mailers only. तो ये जो VP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्र हैं, इनके उपयोग की अनुमति केवल बल्क मेलर जो होते हैं, और कैसे वो रेगुलर होने चाहिए, ओकेजनल नहीं होने चाहिए, कभी कभार आने वाले नहीं होने चाहिए। रेगुलर बल्क मेलर यानी कि नियमित तौर पर बड़ी संख्या में अगर कोई डाक पोस्ट करते हैं तो उनके लिए ये फैसिलिटी होगी। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बीपी जर्नल्स आर नॉट परमिटेड टू दी ओकेजनल बल्क मेलर्स। अब जो ओकेजनल बल्क मेलर होते हैं, कभी कभार पोस्टिंग करते हैं बड़ी संख्या में, उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बीपी जर्नल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दी बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल्स। अब जो स्पेशल फॉर्म होते हैं वीपी जर्नल्स के, इनका उपयोग इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए नहीं किया जाएगा। सिंपल वीपी आर्टिकल होने चाहिए, बीमित नहीं होने चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी पॉइंट आपके पास बिल्कुल सही हैं। In case of special forms of BP journals, each page of the journal provides for entry of how many articles? VP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के मामले में पत्रिका का प्रत्येक पृष्ठ कितने लेखों की प्रविष्टि प्रदान करता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 10 लेखों की प्रविष्टि करने के लिए इसमें जगह होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The VP journals must be examined on every by। क्या जो वीपी पत्रिकाएं होती हैं उनकी जांच कब और किसके द्वारा की जानी चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। दीज मस्ट बी एग्जामाइंड ऑन एवरी सैटरडे। प्रत्येक शनिवार को इनकी जांच की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If the BPMO form in respect of a VP article has not been received with फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग एंड इंक्वायरी शुड बी मेड बाय दी। अब देखिए जो वीपी लेख है उसके संबंध में अगर वीपीएमओ फॉर्म पोस्ट करने की तारीख से कितने दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो इसके बारे में कौन जांच करेगा? अब देखिए एक तो आ जाएगा कि अगर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में ही वीपीएमओ फॉर्म आर्टिकल के साथ नहीं है तो वो तो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑफिस ऑफ डिलीवरी में आर्टिकल मिला, मतलब कि वो वहाँ पर वितरण के लिए आया लेकिन वहाँ पर वो बिना वीपीएमओ फॉर्म के आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? क्या इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। अगर वीपी आर्टिकल को प्राप्त करने की तारीख से 1 महीने के भीतर वो प्राप्त नहीं होता है वीपीएमओ फॉर्म, तो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। अगर वहाँ पे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से 1 महीने के भीतर, और 1 महीना कब से गिना जाएगा? जिस तारीख को आपने इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी किया उसके लिए रेफरेंस दिए हैं, तो एक रिपोर्ट जो है वो किसको दी जाएगी? ये जो है रिपोर्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी के द्वारा किसको दे दी जाएगी? सुपरिटेंडेंट को दे दी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। Which of the following is true about delivery of VP articles? VP लेखों के वितरण के संबंध में कौन सा सत्य है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपने अपडेट कर लेना है। पहले हम 100 रुपये के लिए करते थे, अभी आपने ध्यान रखना 250 रुपये ये लिमिट है। ठीक है, वीपी आर्टिकल जो होते हैं अगर नॉर्मली पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनका वितरण किया जाना है तो राशि जो है 100 रुपीज़। अगर आपको 200 रुपीज़ देखने को मिलते हैं, 250 नहीं है तो आप 100 को टिक करेंगे, 250 देखने को मिलते हैं तो उसको आप टिक करेंगे। If the amount to receive from the addressee of the VP article does not exceed 250 rupees, the article and its receipt
विल बी मेड ओवर टू पोस्टमैन कंसर्न्ड। यदि वीपी लेख के प्राप्तकर्ता से प्राप्त होने वाली राशि 250 रुपये से अधिक नहीं है तो लेख और उसकी रसीद संबंधित डाकिए को वितरित करने के लिए दे दी जाएगी। तो ये लिमिट हम 100 रुपये भी पढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, इसको आपने अपडेट करना है, लेकिन अपडेट इतना ही करना है, एग्जाम में अगर 250 दिखे तो उसको करेक्ट करना है, 100 रुपये दिखे तो उसको करेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर दोनों दिख जाएं तो 250 को करेक्ट करेंगे। इफ द आर्टिकल इज टू बी डिलीवर्ड बाई GDS MD, यदि ग्रामीण डाक सेवक का जो MD है उसके द्वारा इसका वितरण किया जाना है, देन द VP आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। तो आर्टिकल की वैल्यू यानी कि उस VP आर्टिकल के लिए जो प्राप्तकर्ता से राशि एकत्र की जानी है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। For delivery of VP articles by GDS MD, the limit can be increases up to 250 रुपीज़। अब ये जो GDS MD के लिए VP आर्टिकल को वितरित करने की लिमिट है 100 रुपये, इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है 250 रुपीज़। कैसे किया जा सकता है? एट डिस्क्रिशन ऑफ डिविजनल सुप्रिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर। तो डिविजनल सुप्रिटेंडेंट या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के विवेक के तहत इस राशि को 100 रुपये से 250 रुपये GDS MD के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस शोज विच ऑफ द फॉलोइंग, व्यवसाय के घंटों की सूचना निम्नलिखित में से किस चीज़ को दर्शाएगी? तो नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस वही क्या दर्शाते हैं? द आवर्स फिक्स्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ मेल, डाक के वितरण के लिए निर्धारित घंटे। द आवर्स फिक्स्ड फॉर द डिस्पैच ऑफ मेल, मेल भेजने के लिए निर्धारित घंटे। द आवर्स फिक्स्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस विद द पब्लिक, जनता के साथ व्यापार के लेन देन के लिए निर्धारित घंटे। इन सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस जो है ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। द आवर्स फिक्स्ड फॉर द डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल एंड द आवर्स फिक्स्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस विद द पब्लिक। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who will supply the notice of hours of business for branch post offices, शाखा डाक घरों के कारोबार के घंटों का जो नोटिस है वो कौन आपूर्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा इंस्पेक्टर पोस्ट के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। तो हम इसमें हमारे पास हमने कर लिया कि क्या होता है, जो डाक को प्रेषित करने या वितरित करने का समय और जो लोगों के साथ व्यापार करने का या लेन देन करने का समय है वो इसमें दर्शाया होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। No alteration in the hours of business is permissible without the prior approval of the, किसकी पूर्वानुमति के बिना कारोबार के घंटों में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी आपने अल्ट्रेशन या चेंज करनी है, इस चीज़ के बारे में सुप्रिटेंडेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है। बट इज द फॉर्म S37, S37 प्रपत्र क्या होता है? अटेंडेंस रजिस्टर होता है। S37 के ऊपर क्या बनाया जाता है? उपस्थिति रजिस्टर बनाया जाता है। इट विल बी मेंटेन्ड इन एवरी पोस्ट ऑफिस। अब ये जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है हर एक उस कार्यालय में इसका रखरखाव किया जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। In case of staff on split duty, the attendance in the register will be marked for how many times? विभाजित ड्यूटी या ऐसे मतलब कोई भी असिस्टेंट है जिनकी स्प्लिट ड्यूटी है, यानी कि कुछ घंटे अब है फिर उसके बाद कुछ ब्रेक है फिर उसके कुछ घंटों के बाद उसकी ड्यूटी आएगी। तो इस तरह की जो स्प्लिट ड्यूटी वाला स्टाफ होता है, द अटेंडेंस इन द रजिस्टर विल बी मार्क्ड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, तो वो रजिस्टर में उपस्थिति कितनी बार अंकित करेगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 2 बार के लिए अटेंडेंस उस रजिस्टर में मार्क की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। बट इज फॉर्म MS104, प्रपत्र MS104 जो है ये क्या होता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, बुक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है फॉर्म MS104 के ऊपर बनाई जाती है। विच ऑफिस विल मेंटेन द बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा कार्यालय सूचना की पुस्तक का रखरखाव करता है? या तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड बाई हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस। उप डाकघर और प्रधान डाकघर के द्वारा बुक ऑफ इंफॉर्मेशन का रखरखाव किया जाता है। कौन से फॉर्म के ऊपर? MS104 के ऊपर।
It is whose duty to keep the book of information up to date and retain it in his personal custody. जो बुक ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको अप टू डेट रखना और उसे अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जो भी ऑफिस इंचार्ज होते हैं, यानी कि अगर हेड ऑफिस है तो पोस्ट मास्टर, सब ऑफिस है तो सब पोस्ट मास्टर, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बुक ऑफ इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखें और अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। In the first class, head office who will maintain the register and statement of complaints. प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय में शिकायतों का रजिस्टर और विवरण जो है वो किसके द्वारा रखा जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का जो इंचार्ज होता है पोस्ट मास्टर होता है, वो क्या करता है? हर महीने की पहली तारीख को पोस्ट मास्टर जो है CPT 3 फॉर्म में जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं पिछले मंथ के, उनका विवरण तैयार करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। On first of each month, a statement of cases pending at the end of the preceding month should be prepared by first class postmaster on which form. प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्रथम श्रेणी पोस्ट मास्टर द्वारा पिछले माह के अंत में जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं उनका विवरण किस प्रपत्र में तैयार करना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मैंने अभी बताया CPT 3 के ऊपर तैयार किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। The lower copy of the form CPT 3 should be submitted to whom? फॉर्म CPT 3 की जो लोअर कॉपी है तो इसकी दो कॉपीज़ बनाई जाती हैं। अपर कॉपी जो है उसको ध्यान रखना वो कहाँ पे रखी जाती है? जो भी ऑफिस इसको तैयार करता है, ठीक है। टॉप कॉपी जो है वो कार्यालय में रखी जाती है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस में रखी जाएगी, और जो इसकी लोअर कॉपी है वो किसको भेजी जाती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सुपरिटेंडेंट को सबमिट की जाती है। Which office will maintain the register for entry of references regarding public complaints? कौन सा कार्यालय सार्वजनिक शिकायतों से संबंधित संदर्भों की प्रविष्टि के लिए रजिस्टर बनाए रखेगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हेड ऑफिस और सब ऑफिस दोनों ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। कौन सा रजिस्टर होता है? इनवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर इसे कहा जाता है, ठीक है। कौन सा ऑफिस बनाता है? हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा इसे बनाया जाता है। बट इज फॉर्म CORR 9, CORR 9 जो फॉर्म ये कौन सा होता है? आउटवर्ड कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर होता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बट इज फॉर्म M23, तो M23 फॉर्म जो है क्या होता है? तो वीडियो के शुरुआत में ही हमने किया था। M23 रजिस्टर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट्स, विंडो डिलीवरी टिकट के लिए जो रजिस्टर होता है M23 के ऊपर बनाया जाता है, और जो विंडो डिलीवरी टिकट का फॉर्म होता है M24 के ऊपर बनाया जाता है। बट इज ए फॉर्म नंबर फॉर दी विंडो डिलीवरी टिकट, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि विंडो डिलीवरी टिकट का जो फॉर्म नंबर है वो क्या होता है? M24 होता है। और रजिस्टर जो होता है विंडो डिलीवरी टिकट्स के विवरणस को या पर्टिकुलर्स को नोट करने के लिए, दर्ज करने के लिए M23 के ऊपर बनता है। बट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट पे? पोर्ट पे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पोस्टेज पेड। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है। पोस्टेज पेड, पोर्ट पे अगर आपको याद हो तो हमने किया था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के मामले में एक थिक बॉर्डर के अंदर इसको लिखा गया होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about night post offices? रात्रि डाक घरों के बारे में कौन सा सत्य है? ए ऑप्शन है, इन नाइट पोस्ट ऑफिसेज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स द रजिस्ट्री आइटम्स इंक्लूडिंग VP आइटम्स विल बी बुक्ड। नाइट पोस्ट ऑफिसेज में एक्सटेंडेड आवर्स के दौरान, एक्सटेंडेड आवर्स क्या होते हैं? जो भी किसी पोस्ट ऑफिस के नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं उनको एक्सटेंड किया जाता है। जब एक्सटेंड किया जाता है तो उन पोस्ट ऑफिसेज को नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो जो एक्सटेंड किए हुए घंटे होते हैं उनके दौरान नाइट पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं? VP आइटम्स और रजिस्टर्ड आइटम्स को बुक करते हैं। In night post offices during extended hours, the IPO, National Savings Certificate and postage stamps will be sold, and saving bank related work will be done till 7:30 PM। उसके बाद एक्सटेंडेड आवर्स के दौरान, बढ़े हुए कामकाज के घंटों के दौरान, इंडियन पोस्टल ऑर्डर,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्टल स्टैम्प्स को बेचा जाता है और सेविंग बैंक से संबंधित काम भी रात के 7:30 बजे तक किया जाता है। Saving bank transactions, payment of money orders, and delivery of ordinary mail will not be carried out on Sunday and post office holidays, but all other work will be carried out as on other days of the week. अब संडे वाले दिन, क्योंकि नाइट पोस्ट ऑफिस संडे वाले दिन भी खुलेंगे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन भी खुलेंगे, तो क्या होता है, संडे वाले दिन सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस, मनी ऑर्डर्स का भुगतान या फिर ऑर्डिनरी मेल का वितरण, ये सारा काम नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो भी नॉर्मल वीक डेज में काम किया जाता है वो किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में सही है। Who is the officer in charge of the cash department? रोकड़ विभाग का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द फॉर्म MS-88? MS-88 फॉर्म जो है ये क्या चीज़ होती है? तो ये क्या होती है? ईयरली विलेज रिटर्न होती है, वार्षिक ग्राम विवरणी होती है। तो वीडियो में हमने कर लिया, ये क्या होती है? शुड बी केप्ट बाय सब अकाउंट असिस्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 days ऑफ द फरवरी मंथ। और इसमें क्या होता है, जो भी मेल आती है उसकी गणना की जाती है और उसको इसमें नोट किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Postmen are not allowed to distribute which of the following during their duty time? जो डाकिये होते हैं उनको अपने कर्तव्य समय के दौरान क्या चीज़ वितरित करने की अनुमति नहीं होती है? तो फर्स्ट है इसमें एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक। जनता के सदस्यों की ओर से किसी भी तरह के विज्ञापन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए। एनी पोस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, जनता के सदस्यों की ओर से किसी भी पोस्टर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एनी नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, जनता के सदस्यों की ओर से किसी भी तरह के नोटिस का वितरण वो नहीं करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। यानी कि डाकिया जब ड्यूटी पर होता है तो उसको ये सभी काम करने से मना किया जाता है कि लोगों से या लोगों के द्वारा दिए हुए किसी भी तरह के नोटिस को, किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट को या पोस्टर को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about a route list of a village postman? ग्रामीण डाकिया की मार्ग सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट है, इट इज सप्लाइड टू एन ऑफिस टू विच विलेज पोस्टमैन आर अटैच्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रूट लिस्ट होती है वो किसको दी जाती है? हर एक उस कार्यालय को दी जाएगी जिसके साथ विलेज पोस्टमैन जुड़ा हुआ होगा। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम दी सब डिविजनल इंस्पेक्टर। अब ये किससे प्राप्त की जाएगी? जो सब डिविजनल इंस्पेक्टर होता है, उप विभागीय निरीक्षक होता है, वो इसकी सप्लाई करता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन फॉर्म M53। इसे प्रपत्र M53 के ऊपर तैयार किया जाता है। इट शोज द नेम ऑफ द विलेजेस टू बी विजिटेड बाय द पोस्टमैन। अब ये जो रूट लिस्ट होती है क्या चीज़ दर्शाएगी? डाकिये के द्वारा जिन भी विलेजेस की या जिन भी गाँवों की गश्त की जाती है या फिर डाकिये के द्वारा जहाँ पर या जिन विलेजेस में अपनी सेवाएं दी जाती हैं वो क्या हो जाते हैं? रूट लिस्ट में दर्शाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ई आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। Who can authorize the postmaster to take a receipt for the redirected articles at the time of delivery? वितरण के समय पुनः निर्देशित लेखों की रसीद लेने के लिए पोस्ट मास्टर को कौन अधिकृत कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन्स विल बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी आर्टिकल जो किसी मृत व्यक्ति को भेजा गया होगा या मृत व्यक्ति के नाम पर प्राप्त होने वाला कोई भी लेख किस तरह से ट्रीट किया जाता है? लावारिस लेख की तरह, अनक्लेम्ड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। When information regarding any postal transaction is requested by any government officer, the postmaster should refer the matter to whom?
जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी डाक लेन देन के संबंध में जानकारी का अनुरोध किया जाता है तो पोस्ट मास्टर मामले को किसे संदर्भित करता है। अब सबसे पहले कोई भी पोस्टल ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी पोस्ट ऑफिस के द्वारा पब्लिक को नहीं दी जाती है, लेकिन जब यही इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, इनके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्टल ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई भी जानकारी मांगता है तो पोस्ट मास्टर इस मामले को क्या करता है, हेड ऑफ द सर्कल यानी कि CPMG को भेज देता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Head of the circulars are ordinarily issued by the head of the circle for how many times in a month? सर्किल प्रमुख द्वारा सामान्यतः एक माह में कितनी बार परिपत्र जारी किए जाते हैं। तो हेड ऑफ द सर्कल के जो सर्कुलर होते हैं महीने में एक बार जारी किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी महीने में मान लीजिए किसी भी सर्कल के लिए कोई मटेरियल नहीं है तो उस महीने में कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, मोस्टली ऑर्डिनली यानी कि सामान्य तौर पर एक महीने में एक बार हेड ऑफ सर्कल के सर्कुलर जारी किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All circulars issued by the head of the circles will be destroyed after how much time? सर्किल प्रमुख द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र कितने समय के बाद नष्ट कर दिए जाने चाहिए। तो हेड ऑफ सर्कल जो भी सर्कुलर या परिपत्र जारी करता है विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 years, उनको 3 वर्षों के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अब ये जो 3 वर्ष की गिनती है कब से की जाएगी, विच आर काउंटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड। तो कब से इनकी गिनती की जाएगी, जिस भी आधिकारिक वर्ष में इनको जारी किया जाता है उस आधिकारिक वर्ष की समाप्ति के बाद जो अप्रैल मंथ शुरू होगा उस मंथ से 3 वर्ष की गिनती की जाएगी, तब इनको नष्ट किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लेदर कैश बैग्स शुड बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाय द ट्रेजरर विद हिज। चमड़े के नकदी बैग को कोषाध्यक्ष द्वारा किसके साथ बंद और सील किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, कैश सील के साथ ही से सील किया जाता है। तो लेदर कैश बैग जो होता है उसको ट्रेजरर सील करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन करेगा, कोषाध्यक्ष करेगा। कैसे करेगा, कैश सील के साथ सील करेगा। Cash bags must always be packed, closed and sealed by the treasurer in whose presence। कैश बैग को हमेशा कोषाध्यक्ष द्वारा किसकी उपस्थिति में पैक, बंद और सील किया जाना चाहिए। तो अभी हमने किया कि जो लेदर कैश बैग होता है ट्रेजरर के द्वारा कैश सील के साथ सील किया जाता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, किसकी देखरेख में वो ऐसा करेगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सब अकाउंट क्लर्क या सब अकाउंट असिस्टेंट। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who will prescribe the manner in which cash remittances are to be exchanged between 2 head offices। 2 प्रधान कार्यालयों के बीच नकद प्रेषण के आदान प्रदान के तरीके को कौन निर्धारित करता है। तो ये या तो हेड ऑफ सर्कल करेगा या सुपरिटेंडेंट करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज फॉर्म MS-86, फॉर्म MS-86 जो है ये क्या होता है, तो ये पोस्टमैन की विजिट बुक होती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। और इसको कौन समय समय पर इसकी जांच करता है, तो पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाती है। Who should insist on the punctual attendance at office of the officials। अधिकारियों की कार्यालय में समय पर उपस्थिति पर किसे जोर देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि जितने भी ऑफिशियल हैं वो पोस्ट ऑफिस में या कार्यालय में समय पर उपस्थित होने चाहिए। इस चीज़ के बारे में पोस्ट मास्टर के द्वारा ध्यान दिया जाता है। और जो भी उनकी अटेंडेंस की आवर्स फिक्स होते हैं कि या पोस्टमैन जो होते हैं क्लास 4 सर्वेंट होते हैं, क्या वो कौन फिक्स करता है, पोस्ट मास्टर के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, पोस्टमैन या क्लास 4 के जो सर्वेंट होते हैं उनके आवर्स ऑफ अटेंडेंस कौन फिक्स करता है, पोस्ट मास्टर करता है। Who is responsible that a sufficient stock of postage stamps of all kind is maintained for sale to the public। जनता को बिक्री के लिए सभी प्रकार के डाक टिकटों का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है।
ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पोस्ट मास्टर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जनता को बिक्री के लिए सभी प्रकार के डाक टिकटों का पर्याप्त भंडार पोस्ट ऑफिस में हो, इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार होगा, पोस्ट मास्टर जिम्मेदार होगा। Who should have to arrange for all counter clerks and mail peons to sell postage stamps to the public at the post office। डाक घर में जनता को जो डाक टिकट बेचे जाते हैं वो काउंटर क्लर्कों और मेल चपरासियों को दिए जाएंगे, इस चीज़ की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, तो इसकी व्यवस्था भी पोस्ट मास्टर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4-5 क्वेश्चन थे। व्हाट इज द फॉर्म MS-94, प्रपत्र MS-94 क्या होता है, कंप्लेंट और सजेशन बुक, और किसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, सभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो एक होती है बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा मेंटेन की जाती है। कंप्लेंट और सजेशन बुक का रखरखाव सभी के द्वारा किया जाता है। बट इज फॉर्म MS-104, MS-104 जो है ये क्या होता है, तो ये होती है बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका रखरखाव हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इन दी हेड ऑफिसेज who will be responsible for the safe custody of the service books and service rolls of postal establishments। प्रधान कार्यालयों में डाक प्रतिष्ठानों की सेवा पुस्तिकाओं और सेवा रोलों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो हेड ऑफिस में हेड पोस्ट मास्टर जिम्मेदार होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The articles placed on the edge of the sorting case should be sorted into the several compartments in accordance with the sorting box के किनारे पर रखी वस्तुओं को किसके अनुसार कई डिब्बों में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। तो सॉर्टिंग बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे छंटाई का काम किया जाता है और अलग अलग बॉक्स होते हैं अलग अलग जगह आर्टिकल भेजने के लिए, तो ये कैसे किया जाता है, सॉर्टिंग लिस्ट के अनुसार इनकी सॉर्टिंग की जाती है, छंटाई की जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The sorting case must always be kept locked when the work of sorting is not going on, and the key of it must remain during working hours in the custody of whom। जब छंटाई का काम नहीं चल रहा हो तो छंटाई बॉक्स को हमेशा बंद रखना चाहिए, और इसकी जो चाबी है वो काम काज के घंटों के दौरान किसके पास रहेगी, सॉर्टिंग क्लर्क या छंटाई क्लर्क के पास रहती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। As a general rule, the delivery of a mail reaching the office after will be put off until the next morning। सामान्य नियम के रूप में किस समय के बाद कार्यालय में पहुंचने वाली डाक की डिलीवरी अगली सुबह तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जो भी डाक 6 बजे के बाद प्राप्त होगी उसकी डिलीवरी अगले दिन मॉर्निंग में की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी डाक आएगी उसको पोस्ट ऑफिस में रोका जाएगा, अगली सुबह उसका वितरण किया जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, द नंबर ऑफ डिलीवरीज एंड आवर्स ऑफ डिलीवरी विल बी नोटिफाइड इन द नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब ये यहाँ कहाँ पे दर्शाया जाता है कि पोस्ट ऑफिस में एक दिन में कितनी बार वितरण का काम होगा और दूसरी बात किस समय वो काम किया जाएगा, तो ये नोटिस ऑफ आवर या आवर्स ऑफ बिजनेस का जो नोटिस होता है उस चीज़ में इसके बारे में दर्शाया जाता है। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है? The particulars of post boxes and post bags rented should be entered in a register in a form M-23। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। किराए पर दिए गए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का विवरण फॉर्म M-23 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो तो ये हमने आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में भी किया था, उसके लिए भी सेम फॉर्मेट का यूज़ होता है। एवरी परमिट फॉर अ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग शुड बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म M-24। पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग के लिए प्रत्येक परमिट फॉर्म M-24 में तैयार किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और एक इंटीमेशन अगर बात करें कि जो रिन्यूअल ऑफ परमिट के लिए भेजी जाती है वो M-28 के ऊपर तैयार की जाती है, या तो उपरोक्त दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगी। बट इज फॉर्म नंबर M-9
M9 जो है ये क्या होता है, ठीक है, एक फॉर्म है, ये क्या होता है, ड्यू मेल लिस्ट होती है, देय डाक सूची होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। In case of an unsealed empty registered bag accompanied by a blank registered list, the list should be examined to see that it wears which word in the place of total। एक खाली पंजीकृत सूची के साथ एक बिना सीलबंद खाली पंजीकृत बैग के मामले में सूची की जांच ये देखने के लिए की जानी चाहिए कि इसमें कुल के स्थान पर कौन सा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अगर हमारे पास क्या है, एक अनसील्ड एम्प्टी रजिस्टर्ड बैग है। अब देखिए रजिस्टर्ड बैग डी होते हैं आर्टिकल चाहे भेजने के लिए हो या ना हो तब भी इसे बनाया जाता है। अब एक आपका पंजीकृत थैला है बिना सील किए हुए है, लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए, खाली पंजीकृत सूची होनी चाहिए। अब वो खाली पंजीकृत सूची है तो उसमें टोटल की जगह जो होती है उसमें क्या लिखा होना चाहिए, नील लिखा होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In head offices, second delivery of unpaid goods can be made under whose orders? प्रधान कार्यालयों में अवैतनिक वस्तुओं की दूसरी डिलीवरी किसके आदेश के तहत की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हेड ऑफ द सर्कल, सर्कल प्रमुख के आदेशों के तहत की जा सकती है। अब हमने क्या था कि जैसे कुछ पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें अगर वितरण का काम एक दिन में एक बार से ज़्यादा के लिए होता है, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस मान लीजिए ऐसा है जिसमें वितरण का काम 2 बार किया जाता है एक दिन में, वहाँ पे जो अनपेड आर्टिकल्स होते हैं उनको डिलीवरी के लिए केवल एक ही बार जारी किया जाता है, ठीक है। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग केवल एक ही बार अनपेड आर्टिकल्स को वितरण के लिए भेजा जाता है, एक डिलीवरी के टाइम नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़रूरी है तो किसके आदेश के तहत, प्रधान कार्यालयों में अवैतनिक वस्तुओं की दूसरी डिलीवरी के भी आदेश दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर 2 बार वितरण होना है तो दोनों बार अनपेड आर्टिकल्स को वितरण के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह के आदेश जो वो किसके द्वारा दिए जा सकते हैं, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा दिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे आज की वीडियो में क्या, तो उसके बाद और कुछ क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट अबाउट डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स। तो बुक में या पीडीएफ फाइल में आपको और भी दिए होंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, लेकिन आपको सभी जो है वो ज़रूर कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अनियमितताओं और शिकायतों के उन मामलों का रिकॉर्ड जिनमें आर्थिक दावा किया गया है और उसे खारिज कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी अनियमितता हो जाती है, कोई भी शिकायत है, ऐसा मामला जिसमें आर्थिक दावे के लिए किसी ने आर्थिक रूप से उसके लिए दावा किया है और उस दावे को खारिज कर दिया गया है, तो इस तरह के मामलों के जो रिकॉर्ड होते हैं वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिए जाते हैं। द रिकॉर्ड विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 years आफ्टर द मंथ इन विच द केस वाज क्लोज्ड। जिस महीने में मामला बंद किया गया था उसके 3 साल बाद इसके संबंध का जो रिकॉर्ड है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। The record about memos of admission of delivery obtained from the addressee in case where inward foreign parcel receipt are not forthcoming will be destroyed after how much time? जिन पतों पर आवक विदेशी पार्सल रसीदें नहीं आ रही हैं, ठीक है, कोई ऐसे मान लीजिए एड्रेस है जहाँ पे इनवर्ड फॉरेन पार्सल के संबंध में जो रसीदें हैं वो प्राप्त नहीं हो रही हैं, वहाँ से प्राप्त डिलीवरी की जो स्वीकृति की मेमो होती है उसके बारे में जो रिकॉर्ड होगा वो 1.5 साल के बाद नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट करते हैं, बाकी आपने पढ़ लेने हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, द रिकॉर्ड अबाउट अ रजिस्टर ऑफ कस्टम ड्यूटी रिलाइज्ड ऑन पोस्टल पार्सल्स एंड लेटर्स विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 year के बाद। डाक पार्सल और पत्रों पर वसूले गए सीमा शुल्क के रजिस्टर का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, रजिस्टर होता है कौन सा रजिस्टर, डाक पार्सल और पत्रों पर वसूले गए सीमा शुल्क का रजिस्टर होता है। इसका जो रिकॉर्ड है वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाता है, 1.5 साल के बाद नष्ट किया जाता है। द रिकॉर्ड अबाउट इनवर्ड फॉरेन पार्सल बिल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम? आवक विदेशी पार्सल बिल का रिकॉर्ड जो है वो कितने समय के बाद नष्ट किया जाता है, वो भी 1.5 साल के बाद नष्ट किया जाता है। द रिकॉर्ड अबाउट अ रजिस्टर ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स स्टॉप्ड फॉर कस्टम्स इंस्पेक्शन विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम?
सीमा शुल्क निरीक्षण के लिए जो भी डाक वस्तुएं रोकी जाती हैं उनका भी एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर को कितने समय के बाद नष्ट किया जाएगा? आफ्टर 1.5 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ विदहेल्ड गुड्स, रोके गए माल के अंतिम निपटान के 1.5 वर्ष के बाद। ठीक है, उसके आगे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। The record about special error book maintained in the saving bank department fees will be destroyed after how much time? बचत बैंक विभाग में बनाए गए विशेष त्रुटि पुस्तिका का जो रिकॉर्ड है वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाता है? 3 साल के बाद नष्ट किया जाता है। The record about a registered list, parcel list, mail list received and dispatched will be destroyed after how much time? प्राप्त एवं प्रेषित पंजीकृत सूचियों, पार्सल सूचियों, मेल सूचियों का रिकॉर्ड जो है वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2 वर्ष के बाद इसे नष्ट किया जाता है, आफ्टर 2 ईयर्स। क्या तो इसको भी याद रखना है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपने याद करना है। The record about special error book relating to post office certificates will be destroyed after how much time? डाकघर प्रमाण पत्रों से संबंधित विशेष त्रुटि पुस्तिका का रिकॉर्ड जो है वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाएगा? तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के बाद नष्ट कर दिया जाएगा। The record about invoices of articles received from the stock depot will be destroyed after how much time? स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं के चालान का रिकॉर्ड जो है वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया। स्टॉक डिपो से जो भी आपको आर्टिकल प्राप्त होते हैं उनकी इनवॉइसेस का जो रिकॉर्ड होता है उसको 3 साल के बाद नष्ट कर दिया जाता है। The record about carbonic copies of invoices of articles returned to stock depot will be destroyed after how much time? स्टॉक डिपो को लौटाई गई वस्तुओं के चालान की कार्बनिक जो प्रतियां होती हैं उनका रिकॉर्ड कितने समय के बाद नष्ट किया जाता है? अब मान लीजिए आप स्टॉक डिपो को जो भी आर्टिकल रिटर्न करते हैं उनकी जो इनवॉइसेस होती हैं उन इनवॉइसेस की जो कॉपीज बनाई जाती हैं, कार्बनिक कॉपीज बनाई जाती हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो 3 वर्ष के बाद नष्ट कर दिया जाता है। The record about director journals, circulars and journal orders will be destroyed after how much time? महानिदेशक के परिपत्रों एवं सामान्य आदेशों का रिकॉर्ड जो है वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाता है? तो उसको भी 3 वर्ष के बाद नष्ट किया जाएगा। The record about postmaster's order बुक विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम? पोस्ट मास्टर की जो ऑर्डर बुक होती है उसका रिकॉर्ड जो है वो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाता है? तो इसको भी 3 वर्ष के बाद नष्ट कर दिया जाता है। द रिकॉर्ड अबाउट ग्रेडेशन लिस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम? जो ग्रेडेशन लिस्ट होती है उसका रिकॉर्ड कितने समय के बाद नष्ट किया जाता है? 3 years आफ्टर न्यू वंस हैव बीन इशूड, नई जारी होने के 3 वर्ष के बाद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके पास द रिकॉर्ड अबाउट कोरेस्पोंडेंस रिलेटिंग टू रॉबरीज, थेफ्ट, फ्रॉड, टेम्परिंग विद और लॉस ऑफ रजिस्टर्ड एंड पार्सल मेल आर्टिकल्स एंड प्रोसिक्यूशंस विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम? डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, पंजीकृत और पार्सल मेल लेखों और मुकदमों के साथ छेड़छाड़ या हानि से संबंधित पत्राचार का रिकॉर्ड जो कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाएगा? ठीक है, तो पंजीकृत और पार्सल मेल लेखों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में जो मुकदमे होते हैं, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, इन सभी के मामलों में जो रिकॉर्ड होता है वो कब नष्ट किया जाता है? 1 year आफ्टर दी केसेस आर क्लोज्ड। तो जब केस क्लोज हो जाएगा क्लोजिंग के 1 वर्ष के बाद इसको नष्ट कर दिया जाएगा। The record about records relating to issue of identification cards will be destroyed after how much time? पहचान पत्र जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड जो होता है उसके बारे में कब इसको नष्ट कर दिया जाता है? 1.5 year आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ड्यू ऑफ द कार्ड। तो कार्ड की देय वैधता की समाप्ति के 1.5 वर्ष के बाद इसको नष्ट कर दिया जाता है। What is the preservation period of nominal roll? मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नॉमिनल रोल की संरक्षण अवधि क्या है? इसको कितने समय तक संभाल के रखा जाता है? तो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, याद रखना एक स्थायी रिकॉर्ड होता है।
The following records may not be destroyed without the special permission of the head of the circle. निम्नलिखित अभिलेख सर्कल प्रमुख की विशेष अनुमति के बिना नष्ट नहीं किए जाने चाहिए। कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? पोस्ट ऑफिस की जो ऑर्डर बुक होती है, ब्रांच ऑफिस को छोड़कर बाकी पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनकी ऑर्डर बुक एक क्या होती है, इसके लिए आपको अगर नष्ट करना है तो इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए सर सीपीएमजी की, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की। रजिस्टर ऑफ अनडिलीवरेबल पासबुक्स इन डिपॉजिट इन दी हेड ऑफिस, उसके बाद हेड ऑफिस में जो भी अनडिलीवरेबल पासबुक्स होती हैं उनके संबंध में जो रजिस्टर बनाया जाता है उसको भी स्पेशल परमिशन चाहिए नष्ट करने के लिए हेड ऑफ सर्कल की। पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट लेजर, और उसके बाद जो भी कोरेस्पोंडेंस या डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग विच इंक्वायरीज इन प्रोग्रेस, ऐसे कोई भी कोरेस्पोंडेंस पत्राचार या दस्तावेज जिनके संबंध में कोई भी जांच चल रही है, और कनेक्टेड विद केसेस विच हैव नॉट बीन फुली डिसाइडेड और क्लोज, या फिर ऐसे कोरेस्पोंडेंस या डॉक्यूमेंट जिनके बारे में कोई भी केस चल रहा है वो पूरी तरह से अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, तो इस तरह के रिकॉर्ड नष्ट करने के लिए आपको हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। आगे से आते हैं कुछ टर्म्स जो आप यूज़ करते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। जैसे अगर किसी आर्टिकल के ऊपर आपने लेफ्ट इंडिया टर्म का यूज़ करना है तो किस मामले में किया जाना चाहिए? टू बी यूज्ड इन केसेस वेयर द एड्रेसी हैज़ लेफ्ट no instructions at the post office as to the redirection of his correspondence and is known not to be in India। तो ऐसे मामलों में उपयोग किया जाता है लेफ्ट इंडिया टर्म का जहां पर प्राप्तकर्ता ने अपने पत्राचार के पुनर्निर्देशन के संबंध में डाकघर में कोई भी निर्देश नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब वो क्या है, व्यक्ति मान लीजिए भारत छोड़कर चला गया, वो भारत में नहीं है, लेकिन उसने पोस्ट ऑफिस में अपने किसी भी आने वाले, ठीक है, उसके संबंध में या उसके लिए जो भी आर्टिकल आएंगे उनके वितरण या पत्र पुनर्निर्देशन के संबंध में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, तो ऐसे मामले में आपने लेफ्ट इंडिया टर्म का यूज़ करना है। लेकिन वहाँ पे आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो भारत में नहीं है, कहीं फॉरेन कंट्री में चला गया है। अब अकेली लेफ्ट टर्म का यूज़ कब करेंगे? लेफ्ट इंडिया तो हो गया कि वो मान लीजिए भारत के बाहर चला गया और उसने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है कि मेरे आर्टिकल्स का आपने वितरण कैसे करना है या रिडायरेक्शन कैसे करनी है। Should be used in all other cases if the recipient has moved without leaving any instructions regarding the disposal of correspondence arriving at his address and reliable information regarding his new address cannot be obtained। अब यही सेम चीज़ है कि जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर प्राप्त करता है नहीं, वो किसी दूसरी जगह पे चला गया है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में उसने कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखी हैं कि उसके आर्टिकल्स की रिडायरेक्शन कैसे करनी है, डिलीवरी कैसे करनी है, और आपको उसके नए एड्रेस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, क्या वो भारत में है या कहीं भारत से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में आपने केवल लेफ्ट टर्म का यूज़ करना है। When the term not known should be used, ज्ञात नहीं या नोट नोन आपने टर्म का अगर यूज़ करना है किसी भी आर्टिकल के ऊपर तो कब करेंगे? टू बी यूज्ड इन केसेस वेयर द एड्रेस इज नॉट नोन either to the post office or to any person within its delivery area or when it cannot be ascertained for whom the article is intended। अब यहाँ पे आपने नोट नोन टर्म का यूज़ उस समय करना है जब डिलीवरी एरिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या पोस्ट ऑफिस दोनों में से कोई भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं है कि ये प्राप्त करता है कौन, तो उस स्थिति में, या फिर जब आपको ये पता ना चले कि ये आर्टिकल आया किसके लिए। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे मनोज नाम के 4 व्यक्ति रहते हैं, अब उसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर केवल मनोज लिखा हुआ है, आप आर्टिकल किसको देंगे, चारों में से आपको पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपने कौन सी टर्म का यूज़ करना है? नोट नोन टर्म का यूज़ करना है। When the term not claimed should be used, नोट क्लेम्ड टर्म का यूज़ किसी भी आर्टिकल के ऊपर कब किया जाएगा? To be used in the case of post-resident articles and those articles which according to the rules are not sent out for delivery and of which the addresses omits to take delivery within the period prescribed for keeping them in deposit। अब ये जो पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल्स के मामले में यूज़ किया जाता है। अब पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल्स के मामले में कब यूज़ किया जाता है?
अकॉर्डिंग रूल्स आर नोट सेंट आउट फॉर डिलीवरी। अब पोस्ट स्टैंड आर्टिकल है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप इन्हें डिलीवरी के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन प्राप्तकर्ता भी उस निर्धारित अवधि के भीतर जो पोस्ट स्टैंड आर्टिकल को लेने के लिए निर्धारित है उसके भीतर पोस्ट ऑफिस में उस आर्टिकल का वितरण नहीं ले पाता है। पोस्ट स्टैंड आर्टिकल है, वितरण के लिए उसे भेजा नहीं जाएगा, लेकिन एक समय अवधि होती है उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखने की, लेकिन जो एड्रेसी वो अवधि के भीतर भी उस आर्टिकल को लेने में विफल रहता है तो आपने नोट क्लेम्ड वहां पे टर्म का यूज करना है। व्हेन द टर्म डिसीज्ड शुड बी यूज्ड, मृतक शब्द का उपयोग जो है वो कब किया जाना चाहिए? टू बी यूज्ड इन द केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू पर्सन्स हु आर डेड एंड विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू सम अदर पर्सन। ठीक है, तो डिसीज्ड टर्म का यूज आप उस समय करेंगे जब जिस व्यक्ति के लिए आर्टिकल भेजा उसकी मृत्यु हो चुकी है और किसी अन्य व्यक्ति को भी वो आर्टिकल वितरित नहीं किया जा सकता, तो आपने डिसीज्ड टर्म का यूज करना है। If any change is to be made in memorandum of distribution of work, which one is true? यदि कार्य वितरण ज्ञापन में कोई परिवर्तन किया जाना है तो कौन सा सत्य होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कैन बी चेंज्ड विद द अप्रूवल ऑफ द डिविजनल हेड, मंडल प्रमुख की अनुमति से इसे बदला जा सकता है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अप्रूवल के लिए जिसे सबमिट किया जाएगा, अगर इसमें कोई चेंज करनी है तो उसके लिए अप्रूवल भी मंडल जो अधीक्षक होगा उसी के द्वारा दिया जाएगा। Registered maintained in every head post office to serve as a record of clerks actually at work in particular branch on any given day is called as। प्रत्येक प्रधान डाकघर में किसी भी दिन विशेष शाखा में वास्तव में काम कर रहे क्लर्कों के रिकॉर्ड के रूप में रखे गए रजिस्टर को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नॉमिनल रोल इसे कहा जाता है। तो नॉमिनल रोल जो है ये क्या होता है? एक रजिस्टर होता है जो प्रत्येक प्रधान डाकघर में रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? किसी भी दिए हुए दिन पर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में एक्चुअल में काम करने वाले जो क्लर्क होते हैं उनके काम का रिकॉर्ड होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The round and oblong money order stamps and insurance seal should be kept in custody of। गोल और आयताकार मनी ऑर्डर मोहर और बीमा सील को निम्नलिखित के पास रखा जाना चाहिए। तो ये जो है जो राउंड और अवलोंग मनी ऑर्डर स्टैंप्स होती हैं पोस्ट मास्टर की अभिरक्षा में रहती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक शुड बी टोन अप एंड सोल्ड एज वेस्ट पेपर आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन। पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक को कितने समय तक सुरक्षित रखने के बाद फाड़कर रद्दी कागज़ के रूप में बेच देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 3 वर्ष के बाद। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पोस्ट मास्टर की जो आदेश पुस्तिका होती है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड है, उसको संभाल कर रखने की अवधि जो है वो कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक मेंटेन्ड इन। पोस्ट मास्टर की जो आदेश पुस्तिका होती है उसका रखरखाव कहाँ पर किया जाता है? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी। पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है? MS 1 के ऊपर इसे बनाया जाता है और इसका रखरखाव सभी प्रधान डाकघरों में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Yearly village return needs to be maintained every year by all post offices for first 14 days in which month? सभी डाकघरों द्वारा प्रत्येक वर्ष किस महीने के पहले 14 दिनों के लिए वार्षिक ग्राम रिटर्न बनाए रखना आवश्यक होता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो ईयरली विलेज रिटर्न बनाई जाती है हर वर्ष फरवरी मंथ के पहले 14 दिनों के लिए इसको बनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाई विच टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस? पहचान पत्र किस प्रकार के डाकघरों द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आइडेंटिटी कार्ड जो है प्रधान डाकघरों के द्वारा जारी किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इनके लिए जब आप आवेदन करते हैं तो वो सब पोस्ट ऑफिस में भी किया जा सकता है।
बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस इज केप्ट बाय हुम, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रख रखाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, डिपॉजिट क्लर्क के द्वारा, जमा सहायक या जमा लिपिक जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज केप्ट इन विच डिपार्टमेंट, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो किस विभाग में रखा जाता है? तो इसका रख रखाव डिलीवरी डिपार्टमेंट में किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? MS-32 के ऊपर इसे बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। बीट लिस्ट ऑफ टाउन पोस्टमैन इज प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड फॉर गाइडेंस ऑफ हुम, जो नगर डाकिये होते हैं या टाउन पोस्टमैन होते हैं उनकी बीट सूची किसके मार्गदर्शन के लिए तैयार और संधारित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, जो डिलीवरी असिस्टेंट होता है, वितरण सहायक होता है। तो टाउन पोस्टमैन की बीट लिस्ट डिलीवरी असिस्टेंट की सहायता के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए तैयार की जाती है और मेंटेन की जाती है। अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर सेंट टू RLO आफ्टर हाउ मेनी डेज, ठीक है। अनक्लेम्ड यानी कि जिनके लिए कोई भी दावा नहीं करता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो अपंजीकृत लेख होते हैं। तो जो आर्टिकल अपंजीकृत हैं और उनके लिए कोई भी दावा नहीं करता है, कितने समय के बाद उनको RLO को पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा? तो 7 दिनों के बाद भेज दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Statistical register in post office is kept for entry of transactions of SB, NSC, money order extra। डाकघर में जो स्टैटिस्टिकल रजिस्टर होता है, सांख्यिकीय रजिस्टर होता है, SB, NSC, मनी ऑर्डर आदि के लेन देन की कैसी प्रविष्टियों के लिए रखा जाता है? तो डेली जो प्रविष्टियां होती हैं उसके लिए रखा जाता है। एक स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम होता है, स्टैटिस्टिकल रजिस्टर यहाँ पे है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक होता है जो महीने की पहली तारीख को बनाकर रखा जाता है, और एक जो स्टैटिस्टिकल रजिस्टर है ये डेली बेसिस के ऊपर बनता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। हाउ द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ फॉरेन पार्सल्स शुड बी नोटेड ऑन अ डिस्पैच नोट, विदेशी पार्सल का बीमा मूल्य डिस्पैच नोट पर किस प्रकार अंकित किया जाना चाहिए? तो इसे आंकड़ों और शब्दों दोनों में अंकित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर पोस्ट ऑफिसेज आर सप्लाइड बाय हुम, डाकघरों के लिए कारोबार के घंटे किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो अगर हम बात करें हेड ऑफिस या सब ऑफिस के लिए तो सुपरिटेंडेंट करता है। ब्रांच ऑफिस के लिए सब डिविजनल हेड के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। बट इज द विलेज सॉर्टिंग लिस्ट फॉर्म नंबर, ग्राम छंटाई सूची की जो प्रपत्र संख्या है या फॉर्म संख्या है वो क्या होती है? M52 के ऊपर इसे बनाया जाता है, ठीक है। MS-52 नहीं है, M52 होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट लिस्ट इन फॉर्म M53, अभी हमने क्या कि विलेज सॉर्टिंग लिस्ट जो है वो M52 के ऊपर बनाई जाती है, जो रूट लिस्ट होती है M53 के ऊपर इसे बनाया जाता है। इज इशूड बाय, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है और किसके लिए जारी की जाती है? तो रूट लिस्ट जो है वो सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा जारी की जाती है। किसके लिए? जिस कार्यालय के साथ विलेज पोस्टमैन या ग्रामीण डाकिये जुड़े होते हैं। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Any information received by the officer of the department officially should not be made public, but these restrictions are however not applicable to, विभाग के अधिकारी द्वारा आधिकारिक तौर पर प्राप्त कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट SP, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो कोई भी ऑफिशियली जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफिसर को जो पोस्टल डिपार्टमेंट का है उसको प्राप्त होती है तो वो लोगों को नहीं बताएगा, वो सार्वजनिक नहीं करेगा। लेकिन जब भी इस तरह से कोई भी पोस्टल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी भी
कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा मांगी जाती है तो उसके ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होती है। तो मान लीजिए जब भी सक्षम न्यायालय, जिला मैजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या फिर जिला एसपी जो है ये इस तरह की किसी भी पोस्टल ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन जो है हेड ऑफ सर्कल को भेजा जाता है, लेकिन उसको ये इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं किया जाता। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All circulars issued by head of circles will be destroyed after years accounting from the month of following the close of the official year in which they were issued। सर्किल प्रमुख द्वारा जारी सभी परिपत्रों को जिस आधिकारिक वर्ष में वे जारी किए गए थे उसके बाद के महीने से गिनती करते हुए कितने वर्षों के बाद नष्ट किया जाएगा। तो जितने भी सर्कुलर हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जारी किए जाते हैं उनको कब नष्ट किया जाता है, तो जिस महीने में, ठीक है, जिस भी आधिकारिक वर्ष में उन्हें जारी किया जाता है उसके बंद होने से या उसकी समाप्ति के बाद इनको अप्रैल मंथ से गिनते हुए 3 वर्ष के बाद नष्ट किया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक। पोस्ट मास्टर की जो ऑर्डर बुक होता है उसकी प्रिजर्वेशन पीरियड, उसको संभाल कर रखने की अवधि क्या होती है। अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया था, 3 वर्ष तक इसे संभाल के रखा जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन पीरियड इज नॉट 3 years। निम्नलिखित में से किसके लिए संरक्षण अवधि 3 वर्ष नहीं है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पहले भी प्रिजर्वेशन पीरियड किए थोड़ी देर पहले। तो ये जो प्रिजर्वेशन पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों के आपको ये जो संरक्षण अवधि है उसको याद रखना होगा। तो इसमें हमें बताना है कि किसके लिए संरक्षण अवधि 3 वर्ष नहीं है। मंथली स्टैटिस्टिकल रजिस्टर 3 वर्ष तक संभाल के रखा जाएगा। मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट को भी 3 वर्ष के लिए संभाल के रखा जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर जो होता है, पत्राचार रजिस्टर होता है, उसको भी 3 वर्ष के लिए संभाल के रखा जाता है। लेकिन जो स्टॉक बुक होती है पोस्ट ऑफिस के लिए, इसकी संरक्षण अवधि 10 वर्ष की होती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Confidential records and character sheets of officials who have died should be destroyed after how many years after their death। जिन अधिकारियों की मृत्यु हो चुकी है उनके गोपनीय अभिलेख और चरित्र विवरण उनकी मृत्यु के वर्ष बाद नष्ट कर दिए जाने चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। तो जिन भी अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है उनके जो भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, उनकी करेक्टर शीट्स होती हैं, तो अधिकारी की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड शुड इमीडिएटली बी नोटिफाइड बाई इन हिज। पहचान पत्र के खो जाने की सूचना तुरंत द्वारा अपने में दी जानी चाहिए। तो जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड खो जाते हैं उनके बारे में हेड ऑफ द सर्कल अपने सर्कुलर में इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है, नोटिफाई करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। The annual fees of business reply card should be realized in advance and credit to। बिजनेस रिप्लाई कार्ड का जो वार्षिक शुल्क होता है वो अग्रिम में जमा करना होता है और उसको कहाँ पे जमा किया जाता है, ठीक है। एक तो उसको एडवांस में आपने जमा करना है, तो जब वो वसूल किया जाता है तो उसको कहाँ पे जमा किया जाता है? यूसीआर में जमा कर दिया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। यूसीआर क्या होता है? अनक्लासिफाइड रिसीट्स होता है। बट इज दी पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक फॉर्म नंबर। तो ये हमने कह लिया कि इसको संभाल के रखने की अवधि 3 वर्ष है। कौन से फॉर्म के ऊपर ये बनाई जाती है? MS1 के ऊपर इसे बनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट राइटिंग अप ऑफ द एंट्रीज इन द सर्विस रोल्स फॉर द पोस्ट मास्टर्स वेरिफिकेशन। पोस्ट मास्टर के सत्यापन के लिए सेवा रोल में प्रविष्टियों को सही ढंग से लिखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जो भी ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित जुड़े हुए सेवा रोल होते हैं उनमें जो प्रविष्टियां होती हैं सही ढंग से लिखने के लिए उनको कौन जिम्मेदार होता है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अकाउंटेंट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। सुजेशन एंड कंप्लेंट बुक कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है? MS94 के ऊपर इसे बनाया जाता है। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन 104 के ऊपर बनती है। सुजेशन कंप्लेंट बुक MS94 के ऊपर बनती है। विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाई।
ठीक है। तो सुझाव और शिकायत पुस्तिका जो है इसका रखरखाव किसे करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सभी कार्यालय में रखी जाती है, हेड पोस्ट ऑफिस में, सब पोस्ट ऑफिस में भी और आरएमएस ऑफिस में भी रखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। सर्विस बुक्स एंड सर्विस रोल्स इन दी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेफ कस्टडी, ठीक है। तो ये जो सेवा पुस्तिकाएं होती हैं या सेवा रोल होते हैं, इनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है और कहाँ पर जिम्मेदार होता है? तो ये जो सर्विस बुक्स या सर्विस रोल होते हैं कहाँ पर रखे जाते हैं? हेड ऑफिस में रखे जाते हैं और इनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए हेड पोस्ट मास्टर जिम्मेदार होता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। मंथली टाइम स्टेटमेंट्स कौन से फॉर्म के ऊपर बनती है? मंथली टाइम स्टेटमेंट M8 फॉर्म के ऊपर इसे बनाया जाता है। मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय दी, तो मासिक समय विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए? तो ये टर्मिनल ऑफिसेज जो होते हैं मेल लाइंस के, जहाँ पे टाइम बिल्स का यूज़ किया जाता है, मंथली टाइम स्टेटमेंट उन टर्मिनल ऑफिसेज के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The entries in the monthly time statement for each mail line should be filled in by the mail clerk from the time bill and at the end of the month they should be forwarded to। प्रत्येक मेल लाइन के लिए जहाँ पर मासिक समय विवरण में प्रविष्टियाँ मेल क्लर्क के द्वारा की जाती हैं, कहाँ पे की जाती हैं? जहाँ पे समय बिल का यूज़ किया जाता है। तो इनको कैसे भरा जाता है? डेली बेसिस के ऊपर भरा जाता है और महीने के एंड में इनको कहाँ भेजा जाता है? सुपरिटेंडेंट के पास भेजा जाता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो मंथली टाइम स्टेटमेंट जो होती है हर एक उस टर्मिनल ऑफिस के लिए तैयार की जाती है जो मेल लाइन के होते हैं और जहाँ पे टाइम बिल का यूज़ किया जाता है। डेली इनको भरा जाता है, भरता कौन है? मेल क्लर्क भरेगा और महीने के एंड में इनको सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। मेल लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय इन, मेल सूचियाँ जो है किसके द्वारा तैयार की जाती हैं और कैसे तैयार की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मेल लिस्ट जो होती है मेल क्लर्क के द्वारा तैयार की जाती है और कार्बोनिंग प्रोसेस के माध्यम से इनके कार्बन पेपर रख के डुप्लीकेट में इनको तैयार किया जाता है, 2 प्रतियां इनकी बनाई जाती हैं। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। They will show when parcel and packet bags are to be sent loose and when they are to be enclosed in transit bags। तो कौन सा यह दर्शाएगा कि पार्सल और पैकेट बैग कब खुले भेजे जाएंगे और कब उन्हें ट्रांजिट बैग में बंद करके भेजा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सॉर्टिंग लिस्ट या जो छंटाई सूची होती है उसमें यह दर्शाया जाता है कि पार्सल या पैकेट बैग कब खुले भेजे जाएंगे और कब उन्हें ट्रांजिट बैग में बंद करके भेजा जाना चाहिए। बट इज ड्यू मेल लिस्ट फॉरम नंबर, दे मेल सूची की प्रपत्र संख्या जो है वो क्या होती है? M9 के ऊपर इसे बनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लूज अकाउंट बैग्स कंटेनिंग कैश बैग्स विल बी इन दी पर्सनल कस्टडी ऑफ दी, नकदी बैग युक्त जो खुले लेखा बैग होते हैं, ठीक है, ऐसे अकाउंट बैग जिनमें कैश बैग होंगे लेकिन ये जो लेखा बैग या अकाउंट बैग हैं वो कैसे हैं? खुले बैग हैं, खुले हैं। तो ये किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहते हैं? ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष की पर्सनल कस्टडी में रहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। प्रिलिमिनरी सॉर्टिंग ऑफ मेल्स इज डन बाई, डाक की प्रारंभिक छंटाई जो किसके द्वारा की जाती है? तो पोस्ट ऑफिस में। जो प्रिलिमिनरी जो सॉर्टिंग होती है, शुरुआत का जो छंटाई का काम जो पोस्ट ऑफिस से ही शुरू हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट आ जाएगी। द पोस्टमैन रिटर्न्स अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल्स टू होम, डाकिया बिना भुगतान के अवितरित लेख किसे लौटाता है? तो पोस्टमैन जब डिलीवरी का काम करने के लिए जाता है फिर क्या कहता है? जब वो डिलीवरी का काम करने के बाद वापस आता है तो जो आर्टिकल होते हैं उनको उनके संबंधित विभाग के इंचार्ज को लौटाता है। जैसे हम बात करें रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के संबंध में जो रसीदें हैं, जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं, या अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल वितरित नहीं हो पाया तो वो सभी किसको लौटाएगा? रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट को। मनी ऑर्डर का है कुछ भी तो मनी ऑर्डर असिस्टेंट को लौटाएगा, पार्सल का है तो पार्सल असिस्टेंट को लौटाएगा। लेकिन जो अनपेड आर्टिकल होते हैं अनडिलीवर्ड, ठीक है, ऐसे आर्टिकल जिनका भुगतान नहीं किया गया होता और वो वितरित नहीं हो पाते
होते हैं और वो अनपेड हैं, तो ऐसी स्थिति में वो किसको लौटाए जाएंगे? पोस्ट मास्टर को लौटाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डिलीवरी वेट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाई होम। डिलीवरी वेट लिस्ट जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? पोस्ट मास्टर ऑफ द कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। संबंधित डाक घर के पोस्ट मास्टर के द्वारा डिलीवरी वेट लिस्ट को तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन केस ऑफ इनवर्ड अनपेड फॉरेन मेल्स द आर्टिकल्स कैन बी टैक्स्ड बाई। आवक अवैतनिक विदेशी मेल के मामले में जो लेख होते हैं उनके ऊपर शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, डाकघर जो होते हैं विनियम डाकघर, उनके द्वारा लगाया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अकाउंट्स एंड ब्रांच ऑफिस बैग्स रिसीव्ड इन मेल बैग्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू होम। डाक बैग में जो भी आपको लेखा या शाखा कार्यालय थैले प्राप्त होंगे वो आपने किसको ट्रांसफ़र करने होते हैं? ट्रेजरर को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। दी अनपेड स्टेशन वेंडल एड्रेस्ड टू दी ऑफिस शुड बी। कार्यालय को संबोधित अवैतनिक स्टेशन वेंडल जो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? शुड बी मेड ओवर अनओपन्ड बाय द डिलीवरी क्लर्क टू दी पोस्ट मास्टर। तो ये क्या किए जाते हैं? बिना खोले डिलीवरी क्लर्क के द्वारा पोस्ट मास्टर को सौंप दिए जाते हैं। तो अनपेड यानी कि बिना भुगतान वाले जो स्टेशन बंडल होते हैं जिस भी कार्यालय को भेजे जाते हैं वहाँ पर डिलीवरी क्लर्क इनको बिना खोले पोस्ट मास्टर को सौंप देता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If an article issued by RLO either for delivery to the addressee or to return to the sender cannot be delivered, then यदि RLO द्वारा जारी किया गया कोई भी लेख प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के लिए या प्रेषक को वापस करने के लिए भेजा जाता है लेकिन वो वितरित नहीं फिर से हो पाता, तो उसको क्या किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इट मे बी रिडायरेक्टेड व्हेनेवर द रिवाइज्ड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी और सेंडर इज नोन द पोस्ट ऑफिस। अब देखिए मान लीजिए क्या होता है, आरएलओ में एक आर्टिकल भेज दिया आपने, आरएलओ उसकी क्या करता है? उसको तुरंत नष्ट नहीं करता है। आरएलओ में एक कोशिश की जाती है कि उस आर्टिकल के प्राप्तकर्ता या जो भी उसका सेंडर है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता की जाए, उस आर्टिकल को वहाँ पे खोला जाता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आरएलओ फिर से उस आर्टिकल को भेजता है ताकि वो प्राप्तकर्ता को या सेंडर को वितरित करने के लिए एक बार फिर से उसको भेजा जा सके। अब जब भेजा जाएगा, मान लीजिए जिस कार्यालय के लिए, जिस पोस्ट ऑफिस के लिए उसको भेजा गया है वहाँ पे उसका सेंडर या एड्रेस ही नहीं मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के पास एक जानकारी है उसके संशोधित पते के बारे में, उसके नए पते के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस उस आरएलओ के द्वारा इशू किए हुए आर्टिकल को रिडायरेक्ट कर सकता है अगर पोस्ट ऑफिस के पास ऐसी जानकारी है प्राप्तकर्ता या प्रेषक के नए पते के बारे में। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। If the addressee of ordinary article is not traceable and address of the sender is not noted on the article, यदि सामान्य लेख के प्राप्तकर्ता का पता नहीं चल पा रहा है और वस्तु पर प्रेषक का पता भी अंकित नहीं है, तो क्या किया जाएगा? The deposit PA forward it RLO after passing remark in a red ink after keeping in deposit for 7 days। मान लीजिए एक ऑर्डिनरी आर्टिकल है, सामान्य लेख है और उसके क्या है, प्राप्तकर्ता का पता लगाना मुश्किल है और ना ही उसके ऊपर प्रेषक का पता है कि आप उसको प्रेषक को वापस कर दें, तो इस तरह के आर्टिकल को पुनः प्रेषण केंद्र में एक निर्धारित अवधि जो कि 7 दिनों की होती है उस समय तक रोका जाएगा। रोके जाने के बाद 8वें दिन उसके ऊपर लाल स्याही से रिमार्क दे के उसे पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल मार्क्ड पोस्ट रेस्टेंट शुड बी डिपोजिटेड ऑफ आफ्टर। पोस्ट रेस्टेंट अंकित लावारिस अपंजीकृत वस्तु को के बाद जमा किया जाना चाहिए, तो इसको कब डिपॉजिट कर लिया जाता है? 1 महीने के बाद जब डिपॉजिट कर लिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Unclaimed articles of letter mail with remarks not known and left are returned to sender after how much time? तो हमने कर लिया कि not known या left इस तरह की आप टर्म्स का यूज़ कब करेंगे? तो ज्ञात नहीं या छोड़ दिया गया टिप्पणी वाले पत्र मेल के दावा रहित लेख कितने समय के बाद प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं? तो 7 दिनों के बाद। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
इन द केस ऑफ VPMOs, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर्स के मामले में, issued at office of delivery of VP article the money order receipt, अब वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर आर्टिकल भेजा, भेजने के बाद उसका वितरण हुआ, वितरण होने पर प्राप्तकर्ता से एक राशि एकत्र की गई जो कि वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर के माध्यम से सेंडर को भेजी जानी है। यानी कि जो उस वैल्यू पेबल आर्टिकल के लिए ऑफिस ऑफ डिलीवरी रहेगा, ऑफिस ऑफ डिलीवरी क्या करेगा, उस आर्टिकल के साथ वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर जो होगा उसको जारी करेगा। तो उस वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर के साथ जो मनी ऑर्डर रिसिप्ट होती है उसको क्या किया जाता है, विल बी पेस्टेड टू दी कोरिस्पॉन्डिंग VP रिसिप्ट बुक, संबंधित VP रसीद बुक में उसे चिपका दिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। If the addressee of inward foreign parcel is aggrieved on the customs duty imposed on the article it, यदि विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता उस वस्तु पर लगाए गए सीमा शुल्क से असंतुष्ट है तो उसे क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, विदेशी पार्सल है, उसके ऊपर सीमा शुल्क लगाया जाता है, लेकिन प्राप्तकर्ता उस सीमा शुल्क से असंतुष्ट है, उसको लगता है ज़्यादा लगाया गया है, तो क्या उसके पास ऑप्शन रहती है, कैन रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न ऑफ आर्टिकल, तो वो आवेदन कर सकता है कि इस आर्टिकल को वापस लौटाया जाए। क्यों वापस लौटाया जाए, टू दी कस्टम फॉर रीअसेसमेंट, कि उसको कस्टम अधिकारियों को वापस लौटाया जाए ताकि उस आर्टिकल की जो कस्टम ड्यूटी है उसकी रीअसेसमेंट या पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी अफिक्स्ड टू IPOs टू बी मेड अप ब्रोकन अमाउंट ऑन दी कंडीशन, डाक टिकट IPO पर टूटी हुई राशि के लिए चिपकाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है, द नंबर ऑफ स्टैम्प्स शुड नॉट एक्सीड 3, उसके ऊपर लगाए जाने वाले टिकटों की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अमाउंट से वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो टोटल वैल्यू है IPO की प्लस उसके ऊपर लगाई गई टिकटों की वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी पॉइंट बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे आपके पास वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 300 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और मान के चलिए जिसने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया उसको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वॉल्यूम 6 पार्ट 1 में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे बड़े से वॉल्यूम के अंदर हमने सभी को कवर किया है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा हो, 2 वीडियोस हमने बनाई हैं, एक में पहले हमने 130 क्वेश्चन किए, दूसरी में हमने टोटल मिला के 300 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहेगा तो हम उसको क्लासेस में फिर से आपको प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्मेट में। ये क्वेश्चंस की बनी बनाई अगर आपको बुक चाहिए तो क्वेश्चन नोशन बुक ले सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो हमने बाद में ऐड किए हैं तो वो आपको PDF फॉर्मेट में अलग से प्रोवाइड करेंगे क्लासेस में, ग्रुप्स में। इसके अलावा GDS to MTS बुक, पोस्टमैन बुक, PA बुक्स आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपको मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स परचेज करते हैं तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्या, और साथ में अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, अब देखिए हमने वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। जिसने क्लासेस ले रखी हैं, जिसने क्लासेस की थ्योरी पढ़ी होगी, वीडियोस देखी होंगी, उसको ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगे होंगे। अगर उसको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो उसको वो क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन बना है, क्या उसका आंसर है और क्यों इसका ये आंसर है, वो सारी चीज़ें उसको ज़रूर समझ आई होंगी। क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स आपको चाहिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।